मामला बहुत पेचीदा है, इमरान ने कहा। अगर फर्ज कर लिया कि हम सुरंग में से गुजरकर रात के अंधेरे में लेबोरेटरी वाले कमरे तक पहुंच जाते हैं और अंदर किसी दर्ज में से झांक कर देखते हैं और वहां हमें दोनों साइंसदान यानी डॉक्टर रघुपति और कमलावती नजर नहीं आते, तो हमें बम लगाए बगैर वापस आना होगा। क्योंकि अगर हमने बम लगा दिए और वो सारा प्रोजेक्ट तबाह भी हो जाता है तो ये कैसे साबित होगा कि डॉक्टर रघुपति और कमलावती भी प्रोजेक्ट के साथ ही हलाक हो गए हैं? हो सकता है वो किसी दूसरे शहर में हो। इस तरह हमें अपना मिशन उस वक्त के लिए मुलतवी करना पड़ेगा जो हम नहीं कर सकते। जिब्रान ने कहा, अब ये तो चांस पर मुनहसर है। खुदा करे कि दोनों साइंसदान प्रोजेक्ट पर मौजूद हों और जिस रात हम बम लगाने जाएंगे उस रात वो दोनों भी उसके अंदर काम कर रहे हों। इमरान बोला, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो कमांडो ऑपरेशन की रात को ही मालूम हो सकेगा कि हमें क्या करना चाहिए। जिब्रान ने अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, अगर हम प्रोजेक्ट तबाह करने से पहले दोनों साइंसदानों को किसी तरीके से हलाक कर देते हैं तो क्या ये मुनासिब नहीं रहेगा? मेरा मतलब है कि प्रोजेक्ट को साइंसदानों की हलाकत के बाद तबाह करने की कोशिश की जाए। इमरान ने अंधेरे में मुस्कुराते हुए कहा, सिक्योरिटी वाली पुलिस फोर्स इतनी अहमक नहीं है कि उनके इतने अहम तरीन प्लांट के 2 चीफ साइंसदान हलाक कर दिए जाएं और वो उसके बाद हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं। उसके बाद तो ऐन मुमकिन है कि बंबई से हेलीकॉप्टरों के जरिए आर्मी की पूरी कमांडो बटालियन प्रोजेक्ट की हिफाजत के लिए बुला ली जाए और इस सारे इलाके को फौज अपने घेरे में लेकर एक एक झाड़ी की तलाशी शुरू कर दे। उसके बाद हमारे लिए यहाँ रुकना नामुमकिन हो जाएगा। जिब्रान बोला, तुम ठीक कहते हो। दोनों साइंसदानों की मौत और प्रोजेक्ट की तबाही, ये दोनों काम एक साथ ही होने चाहिए। इमरान कहने लगा, बस अब तो हमारे मिशन की कामयाबी का इन्हिसार इत्तेफाक पर ही है। हम अल्लाह का नाम लेकर ऑपरेशन की रात यहाँ से निकल पड़ेंगे। अगर टारगेट पर दोनों साइंसदान मौजूद हुए तो ठीक है, नहीं तो मिशन को मुलतवी करके वापस आ जाएंगे और 1-2 दिन के बाद फिर कोशिश करके देख लेंगे। आखिर इसी फैसले पर दोनों को इत्तेफाक करना पड़ा और वो सो गए। इस्लाम के बहादुर जर्नैल हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की दास्तान सुनने के लिए आप हमारे चैनल सिरात को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रहीं तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कॉमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। दूसरी रात जिब्रान भी इमरान के साथ गया। छुपते छुपाते, कहीं झुककर चलते और कहीं अंधेरे में रेंग कर आगे बढ़ते और पुलिस फोर्स की गश्ती पार्टी से बचते वो उस जगह पहुंच गए जहां झाड़ियों के अंदर इमरान ने 3 फुट गहरा गड्ढा खोद रखा था। वहां जाते ही इमरान ने कमांडो चाकू से सुरंग खोदनी शुरू कर दी। नरम जमीन होने की वजह से जमीन खोदने की आवाज पैदा नहीं हो रही थी। जिब्रान अपना कमांडो चाकू लेकर वहां से हटकर एक और झाड़ी के पीछे अंधेरे में छुप कर बैठ गया ताकि कोई गश्ती पार्टी वहां से गुजरे तो उस पर नजर रख सके। ऑटोमेटिक पिस्टल वो खुद साथ नहीं लाए थे। अगरचे साइलेंसर की वजह से उन पिस्तौलों के फायर का धमाका नहीं होता था, उसके बावजूद वो इलाका ऐसा था कि वहाँ पुलिस फोर्स जगह जगह मौजूद थी और रात को गश्त लगाती रहती थी और किसी न किसी सिपाही तक साइलेंसर वाले पिस्तौल की आवाज भी पहुंच सकती थी और ये लोग उस आवाज को खूब जानते पहचानते थे। इमरान अपने काम में बड़ी जांफिशानी से लगा हुआ था। 1.25 घंटे में उसने काफी सुरंग खोद दी। इतने में उन्हें फौजी बूटों की भारी आवाज सुनाई थी। दोनों कमांडो अपनी अपनी झाड़ियों में दुबक गए। एक गश्ती पार्टी आ रही थी। ये कोई दूसरे 3 सिपाही थे। उन्होंने कमांडो फोर्स वाली स्याह वर्दियां पहन रखी थी और रात के अंधेरे में सायों की तरह बातें करते चले आ रहे थे। सब मशीन गन सबके कंधों से लटक रही थी। वो बातें करते, इधर उधर देखते, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते वहां से गुजर गए। जब उनके कदमों की आवाज दूर चली गई तो जिब्रान अपनी झाड़ी में से निकलकर इमरान के पास आया। सरगोशी में बोला, तुम बाहर जाकर मेरी वाली झाड़ी में छुप जाओ, अब मैं सुरंग खोदूंगा। इमरान अपना चाकू लेकर झाड़ियों में से निकलकर करीबी झाड़ियों में घुस गया। उन्हें सिर्फ 1.25 घंटा मजीद सुरंग खोदनी थी। इससे ज्यादा वक्त का खतरा वो मोल नहीं ले सकते थे। चुनाचे उस 1.25 घंटे में कोई गश्ती पार्टी उस तरफ न आई। ऐसा लगता था कि वहाँ पेट्रोल पार्टी 1-1 घंटे के बाद राउंड लगाती थी। इस हिसाब से जब 1.25 घंटा गुजर गया तो इमरान रात की तारीकी में झाड़ियों में से निकलकर जिब्रान के पास आया और सरगोशी में उससे कहा, अब बाकी काम कल रात को होगा। उन्होंने गड्ढे में से निकलकर मिट्टी को उठा कर इधर उधर बखेर दिया। गड्ढे को भी झाड़ियों और पत्तों से अच्छी तरह से छुपा दिया और वापस चल पड़े। रात तारीक और खामोश थी। एक बात इमरान ने भी नोट कर ली थी कि खारदार तारों वाली दीवार के अंदर तीनों बैरकों में से एक बड़े कमरे के रोशनदानों में सारी रात रोशनी रहती। उसने जिब्रान को ये बात बताई और फिर सरगोशी में कहा, मुझे यकीन है कि यही प्रोजेक्ट की लेबोरेटरी है और इसी जगह रात के वक्त भी न्यूक्लियर रिसर्च का काम जारी रहता है और मुझे यकीन है कि दोनों साइंसदान वहाँ जरूर मौजूद होते होंगे। जिब्रान बोला, खुदा करे कि ऐसा ही हो। प्रोजेक्ट के अहाते की कांटेदार तारों वाली दीवार के करीब से वो रींग रींग कर निकले। काफी आगे आकर वो उठे और झुककर बड़ी एहतियात से चलते घने जंगल के दरख्तों के नीचे से होकर गुजर गए। आगे बांसों के घने दरख्त थे
वो यहाँ से भी चारों तरफ से चौकन्ने होकर निकल गए। रोज रात को आने जाने से उनको अंधेरे में भी एक एक दरख्त की पहचान हो गई थी और उन्हें रास्ता तलाश करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी। सिर्फ उन्हें रुक रुक कर बड़ी एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता चलना पड़ता। उनके मिशन की नौयत इस किस्म की थी कि वो जरा सी भी गफलत से काम नहीं ले सकते थे। दूसरा सारा दिन उन्होंने मंदिर के अंदर ही गुजार दिया। वो दोनों बारी बारी ड्यूटी देते कि अगर इमरान मंदिर के अंदर होता तो जिब्रान बाहर आकर उसी जगह छुप कर पहरा देता, और जब जिब्रान कोठरी में जाता तो इमरान बाहर आकर पहरा देता, ताकि अगर कोई इमरजेंसी की सूरत पैदा हो जाए और कोई सिपाही उधर आ जाए तो कम से कम एक कमांडो बाहर रहकर दूसरे की मदद कर सके। दूसरी रात को भी वो टारगेट पर पहुंचकर सुरंग की खुदाई करते रहे। चौथी रात तक उन्होंने अपने हिसाब से उतनी सुरंग खोद ली थी कि वो खारदार बाड़ के अंदर 3-4 फुट तक आगे आ गए थे। इमरान ने जिब्रान को बुलाया। वो दूसरी झाड़ी में से निकलकर अंधेरे में रेंगता हुआ इमरान के पास झाड़ियों में आ गया। इमरान ने सरगोशी में कहा, मेरा ख्याल है हमने जितनी सुरंग खोदनी थी उतनी खोद ली है। तुम यहाँ बाहर झाड़ियों में छुप कर बैठे रहो, मैं अंदर जाकर सुरंग को ऊपर से खोदता हूँ। ये कहकर इमरान 3 फुट गहरे गड्ढे में उतर गया और 5 फुट लंबी सुरंग के अंदर रेंगता हुआ आगे तक चला गया। वहां आकर उसने चाकू ऊपर की तरफ चलाना शुरू कर दिया। मिट्टी उसके ऊपर गिरने लगी। वो एक हाथ से मिट्टी सुरंग में पीछे फेंकने लगा। काफी देर की कोशिश के बाद उसने ऊपर जमीन में इतना सुराख कर लिया कि ऊपर से ताजा हवा नीचे आने लगी। इमरान ने खुश होकर ज्यादा जोर से चाकू चलाना शुरू कर दिया। उसने सुराख को इतना चौड़ा कर लिया था कि वो उसमें से गर्दन निकाल कर बाहर देख सकता था। उसने गर्दन बाहर निकाल कर देखा। उसका ख्याल था कि वो खारदार बाड़ से कम 4 फुट आगे निकल चुका होगा, मगर जब उसने गर्दन बाहर निकाल कर देखा तो वो खारदार बाड़ से बमुश्किल 1.5 फुट आगे था। बड़ी बैरक में रोशनी हो रही थी। बाहर 2 गाड़ियां भी खड़ी थी। ये बैरक लेबोरेटरी थी जहां रात को भी रिसर्च पर काम हो रहा था। इमरान सुरंग से बाहर आ गया। उसने जिब्रान के पास जाकर उसे बताया कि सुरंग अंदर तक चली गई है और मैंने गर्दन निकाल कर बाहर का जायजा लिया है और सुरंग खारदार बाड़ से 1.5 फुट आगे ही है। उसने कहा, मैं उसे ढांपने जा रहा हूँ। इमरान ने झाड़ियों की कुछ शाखें तोड़ी और उन्हें लेकर सुरंग में घुस गया। सुरंग के अंदर जहां उसने ऊपर की जानिब सुराख किया था, झाड़ियों की शाखें उस सुराख के अंदर से गुलदस्ते की मानिंद बाहर निकाल दी और उन्हें हाथ से ऊपर की जानिब इस तरह फैला दिया कि सुराख बाहर से पूरी तरह ढक गया। इस काम से फारिग होकर इमरान सुरंग वाले गड्ढे से बाहर निकल आया। इधर उधर घास वगैरह से उसने गड्ढे के दहाने को भी ढांप दिया। अगरचे ये गड्ढा उन्होंने झाड़ी के अंदर खोदा था, फिर भी एहतियात के तौर पर इमरान ने उस पर घास फूस डालकर उसे ढांप दिया। वो रेंगता हुआ उस झाड़ी में आ गया जहां जिब्रान छुप कर बैठा हुआ था। उसने सरगोशी में कहा, अब निकल चलो। उसके साथ ही दोनों शबनम में भीगी घास और झाड़ियों के दरमियान रेंगते हुए वापस रवाना हो गए। मंदिर वाली पनाहगाह में आकर वो घास और पत्तों के फर्श पर लेट गए। इमरान ने धीमी आवाज में कहा, जिब्रान, कल इसी वक्त हमारा कमांडो ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तुम्हें अगर कोई एतराज या शक है तो बता दो। जिब्रान बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ेंगे, आगे जो होगा देखा जाएगा। दूसरे दिन भी उन्होंने अपने मंसूबे पर मजीद गौर व फिक्र में गुजार दिया। दोनों में से कोई मंदिर की हुदूद से बाहर न निकला। जब सूरज गुरूब हो गया तो जिब्रान मंदिर के पीछे गया और झाड़ियों में छुपा हुआ मार्कर टाइम बमों का डिब्बा और ऑटोमेटिक पिस्तौल लेकर आ गया। इमरान ने 5 टाइम बम जिब्रान को दिए और बाकी अपने पास रख लिए। उसने जिब्रान से कहा, याद रखना, इन बमों को लगाने के बाद इनकी कैप को 2 बार दबाना जरूरी है। उसके साथ ही इनका टाइम फ्यूज चल पड़ेगा और ये भी याद रखना कि इनके फटने का दौरानिया 2 घंटे है। जिब्रान बोला, इमरान, अगर फर्ज कर लिया कि जब हम लेबोरेटरी वाली बैरक की तरफ जाएंगे और अंदर दोनों साइंसदान मौजूद न हुए या उनमें से सिर्फ एक मौजूद हुआ तो इस सूरत में हमारी हिकमत अमली क्या होगी? इमरान ने जवाब दिया, मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसी सूरत में हम बम लगाए बगैर वापस आ जाएंगे, क्योंकि फसाद की असल जड़ तो दोनों साइंसदान हैं जिनके दिमागों में न्यूक्लियाई रॉकेट का फॉर्मूला महफूज है। अगर हम उन्हें हलाक नहीं करते तो लेबोरेटरी को तबाह करना बेसुध होगा। ऐसी सूरत में हमें दूसरे दिन फिर जाना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। ये उनकी सबसे बड़ी मजबूरी थी। वो सिवाय ये दुआ मांगने के कि आज रात लेबोरेटरी में दोनों चीफ साइंसदान यानी डॉक्टर रघुपति और उसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती मौजूद हो और कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने अपने हिस्से के मार्कर टाइम बम पिस्तौल धोती के ढब में छुपा कर रख लिए, कमांडो चाकू हाथ में पकड़ लिए और रात गहरी होने का इंतजार करने लगे। इमरान ने कहा, यह भी याद रखना कि बम लगाने के बाद हमें जितनी जल्दी हो सके टारगेट से दूर जाना है और हम नीचे जयगढ़ घाट से गुजरकर आगे जंगल में दाखिल हो जाएंगे। रत्नागिरी के साहिली शहर तक जितनी दूर जा सके हमें निकल जाना होगा।
अगर हम रत्नागिरी की बंदरगाह पर पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं तो वहां से हमें दिन के वक्त केरला जाने वाला कोई न कोई स्टीमर मिल जाएगा। अगर फर्ज कर लिया कि हम टारगेट पर किसी वजह से एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं तो हमें कोशिश करके रत्नागिरी तक पहुंचना होगा। हम में से जो वहां पहले पहुंचेगा वो दूसरे का इंतजार करेगा। जिब्रान ने कहा, ठीक है। इमरान ने कोठरी से बाहर निकल कर देखा। आसमान पर तारे निकले हुए थे। तारों से उसने अंदाजा लगा लिया कि अभी आधी रात नहीं गुजरी। उसने अंदर आकर जिब्रान से कहा, हमें कम से कम आधा घंटा और इंतजार करना होगा। आधा घंटा वो कोठरी के अंदर ही बैठे धीमी आवाज में एक दूसरे से बातें करते रहे। जब इमरान ने महसूस किया कि अब उन्हें एक्शन शुरू कर देना चाहिए तो उसने जिब्रान से कहा, चलो वक्त हो गया है। जिब्रान जल्दी से उठ खड़ा हुआ। दोनों कोठरी से बाहर निकल आए। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उनकी हल्की नीलगू रोशनी में जंगल के दरख्त और झाड़ियों के खाके नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। वो एक दूसरे के दरमियान फासला डालकर टारगेट की तरफ रवाना हो गए। ये उन दोनों मुहिब वतन कमांडोज की वहां आखिरी रात थी। ये उनकी जिंदगियों की आखिरी रात साबित हो सकती थी। दोनों अलग अलग होकर जा रहे थे। एक मकाम पर पहुंचकर वो झुककर पांव समेट कर चलने लगे। उसके बाद जंगल का वो इलाका शुरू हो गया जहां उन्हें रेंग कर चलना था। वो औंधे लेट गए। कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता रेंग कर फासला तय करने लगे। टारगेट के आसपास का इलाका उनका देखा भाला था। बादल छट जाने के बाद खुले आसमान पर सितारे खूब चमक रहे थे। उनकी धीमी धीमी रोशनी में दरख्तों झाड़ियों के खाके साफ दिखाई दे रहे थे। खारदार बाढ़ से 50 फुट के फासले पर पहुंचकर वो रेंगते हुए एक दूसरे से आकर मिल गए। अब वो एक दूसरे के आगे पीछे रेंग रहे थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें कहां जाना है। हर चीज की निशानदही हो चुकी थी। अब जिब्रान को किसी अलग झाड़ी में पीछे रहकर छुपने की जरूरत नहीं थी। उसे इमरान के साथ ही सुरंग में से गुजरकर अंदर टारगेट तक पहुंचना था। इमरान आगे आगे था। खारदार तारों वाली दीवार उन्हें वाज़े तौर पर दिखाई देने लगी। वो बाएं तरफ से होकर झाड़ियों की ओट में रेंगते हुए उस झाड़ी के करीब पहुंच गए जहां से उन्होंने सुरंग में उतरना था। अचानक उन्हें कदमों की आहट सुनाई दी। वो तड़प कर जल्दी से इधर उधर झाड़ियों में छुप गए और दम साध कर झाड़ियों की शाखों में से देखने लगे। कदमों की आहट करीब आ रही थी। उन्हें सिगरेट के तंबाकू की बू महसूस हुई। फिर किसी के हल्के से कह की आवाज सुनाई दी। किसी ने दूसरे को कुछ कहा जो साफ सुनाई न दे सका। ये पुलिस कमांडो फोर्स की पेट्रोल पार्टी थी। इमरान और जिब्रान अलग अलग झाड़ियों में सांस रोके बिल्कुल साकित होकर बैठे थे। अंधेरे और सितारों की मध्यम रोशनी में 4 आदमियों के खाके उभरे। ये पुलिस फोर्स की पेट्रोल पार्टी के 4 सिपाही थे। उनमें से एक सिपाही सिगरेट पी रहा था। सिगरेट का सुर्ख गुल अंधेरे में दो एक बार चमक कर गायब हो गया। चारों सिपाही बातें करते आहिस्ता आहिस्ता उनके आगे से गुजर गए। जब उनके कदमों की आवाज दूर हो गई तो सबसे पहले इमरान अपनी झाड़ी में से रेंगता हुआ बाहर निकला। जिब्रान भी उसे देखकर रेंगता हुआ झाड़ी में से बाहर निकल आया। दोनों का रुख सुरंग वाली झाड़ी की जानिब था। झाड़ी के पास आकर वो तेजी से रेंग कर झाड़ी में दाखिल हो गए। वहां आकर दोनों सिमट कर लेटे रहे। इमरान ने सरगोशी में कहा, मैं सुरंग में उतर रहा हूँ। ये कहकर इमरान सुरंग में उतर गया। वो कोहनियों के बल चलता सुरंग के अंदर उस मकाम पर आ गया जहां उसने ऊपर वाले सुराख को झाड़ियों से ढांप रखा था। उसने फौरन चाकू निकाला, झाड़ियों को सुराख में से अंदर खींचा और चाकू से सुराख को चौड़ा करने लगा। मिट्टी उसके ऊपर गिर रही थी। वो सुराख को चौड़ा किया जा रहा था। जब सुराख इतना चौड़ा हो गया जिसमें से वो बाहर निकल सकता था तो इमरान ने दोनों हाथ बाहर निकालकर कोहनियां टिकाकर सर भी बाहर निकाल लिया और गौर से चारों तरफ देखा। वहां गहरी खामोशी छाई हुई थी। बैरक के बाहर धीमी रोशनी वाला इकलौता बल्ब रोज की तरह रोशन था। दरमियान वाली बड़ी बैरक के रोशनदान रोशन थे। इसका मतलब था कि लेबोरेटरी में काम हो रहा है। जब इमरान को तसल्ली हो गई कि उसके पास कोई गार्ड या संतरी वगैरह नहीं है तो वो सुराख में से बाहर निकलकर जमीन पर वैसे ही औंधा लेट गया। उसके पीछे जिब्रान भी सुराख में से निकलकर बाहर आ गया। मुखारदार तारों वाली दीवार से 1.5 फुट आगे अंदर की तरफ थे। पेट्रोल पार्टी के बारे में उन्हें मालूम था कि अब वो कम से कम आध पौन घंटे के बाद वहां राउंड लगाएंगे। इमरान ने लेटे लेटे जिब्रान के कान के पास मुंह लाकर सरगोशी में कहा, मैं दरमियान वाली बैरक में जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। बैरक के पास जाकर तुम एक तरफ रुक कर छुप जाओगे, लेकिन अपनी नजरें मुझ पर रखोगे। मैं बैरक के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा। अगर मैंने ऑल क्लियर का सिग्नल दिया तो तुम फौरन बैरक की दूसरी तरफ वाली दीवार की तरफ निकल जाओगे और वहां बम लगाकर हर टाइम बम की कैप 2-2 दफा दबा दोगे। इस काम से फारिग होते ही तुम अपने तौर पर सुरंग की जानिब वापस आ जाओगे। मैं बैरक की दीवार के बाएं जानिब बम लगाऊंगा। ओके, अब जाओ। वो दोनों आगे बढ़े। अब वो तेजी से रेंग रहे थे। वहां अंधेरा था। वो किसी को नजर नहीं आ सकते थे, फिर भी वो 1 सेकंड जाया नहीं कर सकते थे। बैरक की दीवार के करीब पहुंचकर जिब्रान एक तरफ ऊंची घास में छुप गया। जहां से इमरान आगे बढ़ा, बैरक के रोशनदान में से रोशनी बाहर आ रही थी, मगर अकबी दीवार में कोई खिड़की वगैरह नहीं थी।
इमरान दीवार के साथ साथ रेंगता दूसरी तरफ आ गया, जहां उसे बैरक के अंदर से आदमियों के बातें करने की 1-2 बार आवाज सुनाई थी। फिर ऐसी मशीन की आवाज आई जैसे कोई शय मिक्स की जा रही हो। फिर मशीन की आवाज रुक गई। इमरान ने सर उठाकर दीवार को देखा। दीवार में जमीन से 4-4.5 फुट ऊंची एक खिड़की थी। उस खिड़की के शीशे में से रोशनी आ रही थी। खिड़की बंद थी। इमरान दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता खिड़की की तरफ खिसकने लगा। खिड़की के पास जाकर उसने उस जानिब से सर जरा सा आगे करके बंद खिड़की के शीशे में से अंदर निगाह डाली। अंदर 3-4 बल्ब रोशन थे। उस रोशनी में उसे लंबे लंबे सफेद कोट में मलबूस 6-7 आदमी नजर आए। 3 आदमी पैनल पर रखे कंप्यूटरों के आगे बैठे हुए थे। 2 आदमी दीवार पर लगे शीशे के डायलों के आगे खड़े नोटबुक पर कुछ नोट करते जा रहे थे। 2 लंबे कोट वाले साइंसदान एक मेज पर आमने सामने झुके शीशे की नलकियों में कोई स्याह महलूल डालकर आहिस्ता आहिस्ता हिलाकर देख रहे थे। इमरान ने उन्हें पहचान लिया। उनमें से एक बूढ़ा चीफ साइंसदान डॉक्टर रघुपति था और दूसरी उसकी असिस्टेंट डॉक्टर कमलावती थी। दोनों के चेहरे लेबोरेटरी की तेज रोशनियों में इमरान को साफ और वाज़े नजर आ रहे थे। उसने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि दोनों साइंसदान वहां पर मौजूद थे। वो वहीं बैठ गया और रेंगते हुए पीछे की तरफ आ गया, जहां उसे वो झाड़ी और ऊंची घास नजर आ रही थी जिसके अंदर छुपा हुआ कमांडो जिब्रान उसके सिग्नल का बेताबी से इंतजार कर रहा था। इमरान ने उस तरफ हाथ उठाकर अंधेरे और तारों की धीमी रोशनी में हाथ को हिलाते हुए खास सिग्नल दिया, जिसका मतलब ऑल क्लियर था और ये भी कि दोनों साइंसदान टारगेट पर मौजूद हैं। उसके साथ ही इमरान तेजी से एक तरफ को रेंगता हुआ लेबोरेटरी की मशरकी दीवार की तरफ हो गया। जिब्रान भी उस वक्त झाड़ियों में से निकल आया और तेजी से कोहनियों के बल रेंगते हुए लेबोरेटरी की मगरबी दीवार की तरफ घूम गया। दोनों अपने अपने टारगेट में जाकर एक दूसरे की नजरों से ओझल हो गए थे। अब उन्हें एक दूसरे को कुछ कहने और किसी किस्म के सिग्नल देने की जरूरत नहीं थी। अब उन्हें अपने अपने बम लगाकर अपने तौर पर वहां से निकलकर सुरंग की तरफ जाना था। इमरान लेबोरेटरी की दीवार के बिल्कुल साथ लगकर औंधा लेटा हुआ था। उसने धोती के ढब में से मार्कर टाइम बम निकालकर अपने सामने घास पर रख लिए थे। सबसे पहले उसने सामने दीवार के साथ 2 मार्कर बम इस तरह लगा दिए थे कि वो दीवार के साथ उगी हुई घास में छुप गए थे। ये बम दीवार की बुनियादों के पास लगाए गए थे और उन्होंने फटकर लेबोरेटरी की दीवार को रेजा रेजा करके लेबोरेटरी के साइंसदानों समेत फजा में मुंतशिर कर देना था। 2 बम लगाने के बाद इमरान रेंगता हुआ आगे बढ़ा। 2 फुट के फासले पर उसने मजीद 2 टाइम बम जो मार्कर पेंसिल की शक्ल के थे दीवार के साथ घास के खोशों के पीछे लगा दिए। पहले दोनों बमों के कैप 2-2 बार दबाकर उसने उनका टाइम फ्यूज ऑन कर दिया। इस तरह इमरान ने मजीद 2 बम दीवार के कोने के पास चस्पा कर दिए। अब उसका मिशन खत्म हो गया था। अपने हिस्से के 6 के 6 टाइम बम उसने लेबोरेटरी की अकबी दीवार के साथ नीचे करके चस्पा कर दिए थे और टाइम फ्यूज ऑन करके उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। 2 घंटों के बाद उन बमों को फटना था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।